1947 में भारत का आजादी का सपना तो पूरा हुआ, लेकिन दो हिस्सों में बंटकर। आजादी की खुशी में एक तरफ जहां जश्न का माहौल था, तो वहीं दूसरी तरफ देश में विभाजन के कारण अफरा तफरी मची हुई थी। एक तरफ जम्मू एंड कश्मीर को हड़पने के लिए पाकिस्तान कश्मीर में घुसकर कत्लेआम कर रहा था, तो दूसरी ओर हैदराबाद के निजाम अलग मुल्क बनाने की जिद पर इस कदर अड़ गए थे कि वो पाकिस्तान और कई विदेशी ताकतों से मदद मांग रहे थे। जम्मू एंड कश्मीर और हैदराबाद के अलावा जूनागढ़, जोधपुर, भोपाल जैसे कई प्रिंसली स्टेट्स में भी उथल पुथल मची हुई थी। दरअसल अंग्रेजों ने माउंटबेटन प्लान के तहत भारत को दो भागों में बांटा ही था, लेकिन इसके साथ साथ 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स को ये राइट भी दिया था कि वो भारत या पाकिस्तान का हिस्सा ना बनकर खुद को अलग मुल्क घोषित कर सकती है। यानी इस तरह से भारत के दो नहीं सैकड़ों टुकड़े हो सकते थे। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब सिर्फ एक पाकिस्तान के अलग होने से भारत को आज तक कई वॉर और तनाव का सामना करना पड़ता है, तो भारत के कई और हिस्सों में बंटने के बाद कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती थी। अगर ऐसा हो जाता तो दिल्ली से जयपुर और मुंबई से हैदराबाद तक जाने के लिए हमें वीजा लेना पड़ता। देश के इतने हिस्सों में बंटने से आज वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी माने जाने वाला भारत डेवलपमेंट पर फोकस ही नहीं कर पाता। इंडिया के सारे रिसोर्सेज सिर्फ स्टेट बॉर्डर्स को सिक्योर करने में ही वेस्ट हो जाते। लेकिन अंग्रेजों का भारत को सैकड़ों टुकड़ों में बांटने का ये षड्यंत्र नाकाम रहा, और इसको नाकाम करने वाले शख्स आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साम दाम दंड भेद से काम लेकर सभी रियासतों को भारत से जोड़ने का काम किया। इन्होंने अपनी लीडरशिप से टुकड़ों में बिखरे हुए भारत को एक किया, लेकिन इस कड़ी में जम्मू एंड कश्मीर और हैदराबाद को भारत से जोड़ना सबसे मुश्किल था। इन दोनों राज्यों को भारत से मिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को आर्मी का भी सहारा लेना पड़ा था। क्या था ब्रिटिश गवर्नमेंट का माउंटबेटन प्लान, जिससे भारत सैकड़ों टुकड़ों में बंट सकता था, और आखिर कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेना की मदद से जम्मू एंड कश्मीर और हैदराबाद को भारत से जोड़ा, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा बनने की कगार पर थे। जुलाई 1945 को ब्रिटेन की सत्ता में बदलाव आया और नए प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने भारत की आजादी के लिए एक रोड मैप बनाना शुरू कर दिया। इस रोड मैप को तैयार करना आसान नहीं था, क्योंकि प्लान के हिसाब से भारत को केवल आजादी ही नहीं देनी थी, बल्कि भारत को दो हिस्सों में डिवाइड भी करना था। चाहता तो कोई नहीं था कि भारत टुकड़ों में बटे, पर मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना की जिद के आगे किसी की नहीं चल सकी। मोहम्मद अली जिन्ना ने यह साफ कर दिया था कि या तो वो डिवाइडेड इंडिया लेंगे या डिस्ट्रॉयड इंडिया। इसलिए सालों की नाकाम कोशिशों के बाद भारत भी विभाजन के लिए तैयार हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल विभाजन के लिए तैयार हुए पहले कुछ नेताओं में से एक थे। इनका कहना था कि कोई भी विभाजन नहीं चाहता, लेकिन कई बंटवारों से अच्छा एक बंटवारा है। विभाजन पर मंजूरी तय होते ही एटली ने भारत को आजाद करने के लिए एक प्लान बनाया। इस प्लान को माउंटबेटन प्लान के नाम से जाना गया। इस प्लान का नाम लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन के नाम पर रखा गया था। साथ ही इन्हें इस प्लान को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करवाने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस तरह के हिस्टोरिकल वीडियोस बनाने और राइट फैक्ट्स को प्रेजेंट करने के लिए हमारी टीम को रिसर्च करने में काफी समय लगता है, लेकिन अब एआई की मदद से हम अपने रिसर्च को आसानी के साथ कर सकते हैं। एआई ने हमारे रिसर्च से लेकर स्क्रिप्ट राइटिंग तक के पार्ट को 10 टाइम्स फास्टर कर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बूमिंग टेक्नोलॉजी है जो इस रिसेशन पीरियड में आपकी काफी मदद कर सकता है। आप भी इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 20+ एआई टूल्स एंड हैक्स को सीखकर अपना काम आसानी के साथ कर सकते हैं। इस 3 आवर्स के चैट जीपीटी और एआई वर्कशॉप, जो कि पेड होता है, लेकिन हमारे फर्स्ट 1000 ऑडियंस के लिए ये वर्कशॉप एकदम फ्री है। इस वर्कशॉप के जरिए आपको प्रॉम्प्ट राइटिंग से लेकर जॉब हंटिंग हैक्स और 5 मिनट्स में रेज्यूमे बिल्डिंग तक भी सिखाया जाएगा। साथ ही यहाँ आप एक्सेल स्किल्स, प्रेजेंटेशन एंड डेटा एनालिसिस जैसी जरूरी स्किल्स को भी सीख सकते हैं। अगर आप किसी टेक बैकग्राउंड या नॉन टेक बैकग्राउंड जैसे फाइनेंस, एचआर, सेल्स एंड मार्केटिंग से हैं, या फिर आप कोई फ्रीलांसर और कंटेंट क्रिएटर ही क्यों ना हो, ये वर्कशॉप हर किसी के लिए है। लाखों लोगों ने इस वर्कशॉप को अटेंड किया है और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर उन्होंने इन्हें 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग्स भी दी है। ये वर्कशॉप आपकी ब्रांड बिल्डिंग और बिजनेस स्ट्रैटेजीज में भी हेल्प करेगा। अभी तक इस वर्कशॉप को करीबन 1 मिलियन प्लस लोगों ने अटेंड किया है, और इन सभी लोगों को 10 टाइम्स तक ग्रोथ और 3 टाइम्स तक सैलरी हाइक भी मिली है। इस वर्कशॉप को ग्रोथ स्कूल करवाता है, जिन्हें ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी सपोर्ट करते हैं। साथ ही 2022 और 2023 में ये लिंक्डइन के टॉप स्टार्टअप्स में भी शामिल था। तो देर ना करते हुए अभी इस वर्कशॉप के लिए रजिस्टर करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, याद रहे कि ये वर्कशॉप केवल पहले 1000 लोगों के लिए ही फ्री है। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट और रॉयल एसेंट द्वारा माउंटबेटन प्लान को अप्रूव किया गया, जिसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के नाम से जाना जाता है। इसे देन वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल
ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन ने तैयार किया था। इसी प्लान के जरिए भारत के पार्टीशन की रूपरेखा तैयार की जा रही थी। इस पूरे प्रोसेस में लॉर्ड माउंटबेटन के साथ कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सिख कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स जुड़े हुए थे। माउंटबेटन प्लान का पहला ऑब्जेक्टिव भारत को हिंदू और मुस्लिम मेजॉरिटी के बेसिस पर 2 सेपरेट कंट्रीज में डिवाइड करना था। तो वही दूसरी ओर जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी उनको ये ऑप्शन दिया गया था कि वो भारत या फिर पाकिस्तान किसी भी एक देश में शामिल हो सकती है, या फिर ये किसी भी देश का हिस्सा ना बनकर खुद को इंडिपेंडेंट भी रख सकते हैं। अब माउंटबेटन प्लान का यही ऑब्जेक्टिव भारत के लिए बड़ी परेशानी बन गया, क्योंकि भारत में कई प्रिंसली स्टेट्स ऐसी भी थी जो या तो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहती थी या इंडिपेंडेंट बनकर रहना चाहती थी, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ शामिल थे। कश्मीर को स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भारत में शामिल करना काफी जरूरी था, तो वही हैदराबाद भारत के बीचों बीच में था और इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद को कैंसर इन द बेली ऑफ इंडिया का नाम दिया था। हैदराबाद अगर भारत के हाथ से निकल जाता तो भारत को अपने देश के बीचों बीच भी एक बॉर्डर को मेंटेन करना पड़ता। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत के लिए प्रिंसली स्टेट्स काफी जरूरी थी। हालांकि मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ने खुद को भारत में शामिल कर लिया था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ जैसी स्टेट्स अभी भी भारत के लिए एक बड़ी परेशानी बनी हुई थी। आजादी से पहले भारत में कुल 565 प्रिंसली स्टेट्स थी जो किसी राजा या निजाम के अंडर आया करती थी। भारत और पाकिस्तान को सेपरेट करने वाली रेड क्लिफ लाइन के हिसाब से 13 प्रिंसली स्टेट्स पाकिस्तान के एरिया में थी, तो वही बाकी की 552 स्टेट्स भारत की तरफ थी। धर्म के आधार पर भारत पहले ही 2 हिस्सों में बंट चुका था और अब प्रिंसली स्टेट्स के इंडिपेंडेंट रहने का मतलब था कि भारत और भी कई टुकड़ों में बंट सकता था। इसलिए प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में शामिल करना डिफिकल्ट होने के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। किसी भी प्रिंसली स्टेट के राजा और निजाम को भारत से जुड़ने के लिए मनाना इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि भारत से जुड़ते ही उनके सिंहासन की कोई खास वैल्यू नहीं रह जाती। सारे अधिकार भारत सरकार के अंडर आते और साथ ही प्रिंसली स्टेट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर कामकाज करने पड़ते। इसलिए राजा और निजामों को सिंहासन छोड़कर एक आम नागरिक बनने के लिए रेडी करना काफी डिफिकल्ट टास्क था। हालांकि अधिकतर प्रिंसली स्टेट्स पहले ही अपना साइड चुन चुकी थी, लेकिन कुछ अभी भी बाकी थी जो अपना सिंहासन छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। इन जिद्दी राजाओं और निजाम्स में सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर के राजा महाराजा हरी सिंह थे, जो कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर चलाना चाहते थे। इसके बाद हैदराबाद के निजाम मीर ओस्मान अली खान भी हैदराबाद को अकेले ही चलाना चाहते थे, पर भारत के लिए कश्मीर और हैदराबाद दोनों ही जरूरी थे। दोनों की लोकेशन भारत के लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी थी। परेशानी बहुत बड़ी थी और हल कहीं नहीं मिल रहा था। ऐसे में इस डिफिकल्ट सिचुएशन को अगर कोई हैंडल कर सकता था तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल वो शख्स थे जिन्हें सरदार की उपाधि किसी विरासत में नहीं मिली थी, बल्कि उनकी सूझबूझ, डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ और लीडरशिप क्वालिटी की वजह से उनको ये टाइटल सम्मान सहित सौंपा गया था। वल्लभ भाई पटेल की इन सभी विशेषताओं की वजह से ही महात्मा गांधी ने सभी प्रिंसली स्टेट्स को भारत से जोड़ने की बागडोर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपी थी। देश को बंटता देख वल्लभ भाई पटेल ने भारत को यूनाइट करने के लिए हर कोशिश करनी शुरू कर दी। पटेल समझ चुके थे कि कैसे भी करके उन्हें जम्मू एंड कश्मीर और हैदराबाद को भारत में शामिल करना ही होगा। इस नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने के लिए वल्लभ भाई पटेल अपने सेक्रेटरी वीपी मेनन की मदद लेते हैं। बात की गंभीरता को देखते हुए पहले आराम से बैठकर इस मुद्दे पर बात की गई। पटेल और वीपी मेनन ने शुरुआत में सभी प्रिंसली स्टेट्स के राजाओं से मुलाकात की और उनसे भारत का पार्ट बनने के लिए नेगोशिएट करना शुरू कर दिया। प्रिंसली स्टेट्स को भारत में शामिल करने के लिए सरदार पटेल ने साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति का इस्तेमाल किया। कभी रियासतों को भारत से जुड़ने के बेनिफिट्स गिनाए तो कभी मिलिट्री एक्शन का डर दिखाया। जो जैसे मान जाए उसे उस तरीके से मनाने की कोशिश की गई। कई दिनों की लगातार प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन के बाद फाइनली वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सूझबूझ और कूटनीति से 15 अगस्त 1947 आते आते 552 प्रिंसली स्टेट्स में से 549 को भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवा दिया था। यानी इंडिपेंडेंस डे तक ये सभी स्टेट्स भारत का हिस्सा बन गई थी। लेकिन अभी भी सरदार वल्लभ भाई पटेल 3 स्टेट्स को मनाने में नाकामयाब रहे। इन स्टेट्स में जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर शामिल थे। अगर जूनागढ़ की बात करें तो करेंटली गुजरात में आने वाला जूनागढ़ यूं तो पॉपुलेशन के हिसाब से हिंदू मेजोरिटी वाला स्टेट था, लेकिन इसके निजाम मुस्लिम थे जिसका नाम मोहम्मद महाबत खां था। महाबत खां जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल करना चाहते थे, लेकिन वही इसके ऑपोजिट वहाँ की जनता भारत का हिस्सा बनना चाहती थी। सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, यहाँ तक कि लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पर भी
महावत खां इंडिया से जुड़ने के लिए नहीं माने। इसलिए जब सीधे तरीके से बात नहीं बनी तो पटेल ने अपना तरीका आजमाया और जूनागढ़ में वोटिंग करवा दी। वोटिंग के रिजल्ट ने ये तो साफ कर दिया था कि एटलीस्ट जूनागढ़ तो भारत के हाथ से कहीं नहीं जाने वाला। इस वोटिंग में करीब 99% से ज्यादा वोट्स इंडिया में शामिल होने के पक्ष में आए थे और केवल 91 वोट्स पाकिस्तान को मिले थे। रिजल्ट के बाद भारत ने जूनागढ़ को भी अपना हिस्सा बना लिया। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर और हैदराबाद अभी भी बाकी थे। इन दोनों स्टेट्स के साथ भारत ने विलय करने की काफी कोशिश की, लेकिन दोनों अपनी जिद पर डटे रहे। एक तरफ जहां जम्मू एंड कश्मीर पर पाकिस्तान की पैनी नजर बनी हुई थी, तो वहीं दूसरी ओर हैदराबाद के निजाम पाकिस्तान से मदद की उम्मीद कर रहे थे। ये सब होता देखकर वल्लभ भाई पटेल जम्मू एंड कश्मीर और हैदराबाद का भारत में विलय करने के लिए आर्मी का इस्तेमाल करने में भी संकोच नहीं करना चाहते थे। कहा जाता है दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर में है। कश्मीर जो आज भारत का अभिन्न हिस्सा है, जो सिर्फ अपनी खूबसूरती या कल्चर के लिए नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बड़ी बात यह है कि कश्मीर भारत को थाली में सजाकर नहीं मिला था, बल्कि कश्मीर को भारत से जोड़कर रखने में हजारों भारतीय सपूतों का बलिदान शामिल है। भारत का मुकुट कहलाए जाने वाला जम्मू एंड कश्मीर आजादी के समय राजा हरि सिंह की सत्ता में था। जम्मू कश्मीर वो रियासत थी जिसके राजा तो हिंदू थे, लेकिन मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम्स की थी। जम्मू एंड कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी होने की वजह से ही राजा हरि सिंह चाहते हुए भी भारत का हिस्सा नहीं बनते, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें अपनी राजगद्दी खोने का डर था। इसलिए राजा हरि सिंह 12 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन करने को भेजते हैं, जिसमें लिखा होता है कि जम्मू एंड कश्मीर ना तो पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, ना ही भारत में शामिल होगा। जम्मू एंड कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनकर रहेगा। साथ ही भारत और पाकिस्तान के साथ सभी ट्रेड्स, ट्रैवल, कम्युनिकेशन और अन्य सर्विसेज को बिना किसी दखलंदाजी के साथ एग्जीक्यूट करेगा। इस अग्रीमेंट को पाकिस्तान तुरंत साइन कर देता है, लेकिन भारत इस अग्रीमेंट पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और जम्मू एंड कश्मीर के इस प्रस्ताव को पेंडिंग में ही रखता है। लेकिन तभी पाकिस्तान कुछ ऐसा करता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अग्रीमेंट साइन करने के बाद भी पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर के राजा हरि सिंह को वार्निंग लेटर भेजकर जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल होने के लिए धमकाता है। बात केवल लेटर भेजने तक ही नहीं थमती, बल्कि अब पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर को जबरदस्ती हड़पने की कोशिश भी करता है। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान फुल एग्रेशन के साथ कश्मीर पर हमला कर देता है। यह हमला पाकिस्तान की सोची समझी साजिश थी। इस हमले के तहत पाकिस्तान ऑपरेशन गुलमर्ग को लॉन्च करता है, जिसका मेन मकसद जल्द से जल्द श्रीनगर को कैप्चर करने का था, जिससे सीधा जम्मू एंड कश्मीर को हथिया लिया जाए। हालांकि पाकिस्तान ये हमला घुसपैठियों के भेस में करता है ताकि इसका इल्जाम डायरेक्टली उस पर न आए। ऑपरेशन गुलमर्ग के चलते पाकिस्तानी आर्मी द्वारा कंट्रोल किए जा रहे 5000 से ज्यादा ट्राइबल फाइटर्स को जम्मू एंड कश्मीर में तनाव की सिचुएशन क्रिएट करने के लिए भेज दिया जाता है। हर तरह के हथियारों से लैस ट्राइबल फाइटर्स जम्मू एंड कश्मीर में आतंक का माहौल पैदा कर देते हैं। 3 से 4 दिनों के अंदर ही आतंकी जम्मू एंड कश्मीर के बारामुल्ला, पूंछ, मीरपुर और उरी जैसे कई एरियाज में हजारों निर्दोष लोगों को बेरहमी से मार डालते हैं। हमलावरों द्वारा शहर के शहर जला दिए जाते हैं। कश्मीर में लाशें बिछ जाती है। ये सब देखकर राजा हरि सिंह घबरा जाते हैं। सिचुएशन को हाथ से फिसलता देख राजा हरि सिंह भारत से मदद की गुहार लगाते हैं। दरअसल जिस वक्त पाकिस्तान कश्मीर को टारगेट कर वहां पर आतंक मचा रहा था, तब जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरी सिचुएशन को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे थे। कश्मीर को जलता देख भारत कश्मीर की मदद तो करना चाहता था, पर चाहकर भी वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि आधिकारिक रूप से अभी भी जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था। हालांकि इस वक्त सरदार पटेल ने जम्मू एंड कश्मीर को भारत से जोड़ने का यही सबसे सही मौका देखा। वो पाकिस्तानी हमलावरों से जम्मू एंड कश्मीर को बचाना चाहते थे और इसलिए जैसे ही राजा हरि सिंह ने अपने जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान से बचाने के लिए भारत से गुहार लगाई, भारत फौरन मदद करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन ऑफिशियली जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा तभी माना जाता जब राजा हरि सिंह भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करते। इसलिए वक्त की नजाकत को समझते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तुरंत वीपी मेनन को राजा हरि सिंह के पास सभी दस्तावेज साइन करने के लिए भेज दिया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के साइन होते ही जम्मू एंड कश्मीर अब भारत का हिस्सा था और अब भारत एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र था। सिचुएशन की गंभीरता को देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल जरा भी देर नहीं करते और फौरन इंडियन आर्मी को कश्मीर भेजकर वहां की सिचुएशन को संभालने का फैसला करते हैं। अगले ही दिन 27 अक्टूबर 1947 की सुबह इंडियन आर्मी को श्रीनगर में एयर ड्रॉप कर दिया जाता है। इंडियन आर्मी जम्मू कश्मीर के कोने कोने में फैल जाती है। जिन जगहों से सबसे ज्यादा खून खराबे की खबरें आ रही थी, उन एरियाज में भी इंडियन आर्मी अपनी पकड़ बना लेती है। भारतीय सैनिकों के काउंटर अटैक से डर कर हजारों हमलावर कश्मीर छोड़कर पाकिस्तान भाग
भागने लगते हैं। भारतीय सैनिकों के आगे पाकिस्तान के घुसपैठिए कमजोर पड़ते जा रहे थे, जिस कारण पाकिस्तान को अब कश्मीर को हड़पने का मंसूबा नाकाम होता हुआ दिख रहा था। इसलिए पाकिस्तान अब एक स्टेप और आगे जाते हुए भारत के खिलाफ अपनी पूरी मिलिट्री फोर्स को कश्मीर में उतार देता है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच पहली वॉर थी, जिसमें अब भारतीय सैनिकों का सामना पाकिस्तान के घुसपैठियों के साथ साथ पाकिस्तानी सेना से भी था। इंडियन आर्मी अभी भी पूरे जोरों से पाकिस्तान का सामना कर रही थी और हर मोर्चे पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिसके परिणाम से कश्मीर आज तक नहीं उभर सका। दरअसल भारत और पाकिस्तान की इस जंग के बीच जवाहरलाल नेहरू लॉर्ड माउंटबेटन की एडवाइस पर कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस में ले जाते हैं। सरदार पटेल नेहरू के इस एक्शन को रोकने की काफी कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि कश्मीर भारत का इंटरनल मैटर है और इसमें विदेशी देशों का हस्तक्षेप भारत के विरोध में भी जा सकता है। पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल की बात को न मानते हुए यूएन का दरवाजा खटखटा चुके थे। जवाहरलाल नेहरू का सोचना था कि जम्मू एंड कश्मीर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत लीगल तरीके से भारत में शामिल हुआ है और इस कारण पाकिस्तान का कश्मीर पर हमला करना पाकिस्तान को दोषी ठहराता है। इन सभी वजहों से नेहरू ने सोचा कि यूएन भारत का साथ देगा और पाकिस्तान को कश्मीर छोड़ने के लिए कहेगा, लेकिन यही सोचना नेहरू की सबसे बड़ी भूल साबित होती है। कश्मीर का मुद्दा यूएन में जाते ही यूएन कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटरी बताते हुए कश्मीर में सीज फायर घोषित कर देता है, जिसके तहत जिस देश की सेना जहां थी वही रोक दी जाती है। इस दौरान कश्मीर के कई हिस्सों में पाकिस्तान ने बढ़त बना रखी थी, इसलिए सीज फायर के डिक्लेयर होने से कश्मीर के उन हिस्सों पर पाकिस्तान का कब्जा हो जाता है, जिसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर POK के नाम से जाना जाता है। अगर जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल की बात को मान लेते और यूएन नहीं जाते तो कश्मीर के मुद्दे को भारत खुद रिजॉल्व कर लेता और आज पूरा कश्मीर भारत का होता। हैदराबाद आजादी के समय पर सभी प्रिंसली स्टेट्स में दूसरा सबसे बड़ा और सबसे अमीर राज्य था। हैदराबाद में सिचुएशन कश्मीर से बिल्कुल ऑपोजिट थी। हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान तो मुस्लिम थे, लेकिन हैदराबाद की 80% से ज्यादा पॉपुलेशन हिंदुओं की थी। निजाम उस्मान अली उस समय सिर्फ हैदराबाद का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सबसे रईस राजाओं में से एक था। उस्मान अली उस कदर धनवान था कि उसके पास हजारों करोड़ों की दौलत के साथ साथ सैकड़ों करोड़ के हीरे जवारात भी थे, इसलिए उसको दौलत की बहुत ज्यादा अकड़ थी। वल्लभ भाई पटेल ने निजाम उस्मान अली को बहुत मनाने की कोशिश करी कि वो हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए मान जाए, लेकिन निजाम उस्मान अली ने सरदार पटेल की बात को न मानते हुए हैदराबाद को इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया। उस्मान अली के दिखाने के दांत कुछ थे और खाने के दांत कुछ और। वो न्यूट्रल रहने की बात तो करता था, लेकिन मन ही मन उसका झुकाव पाकिस्तान की तरफ था। मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदुओं की होने की वजह से हैदराबाद की जनता भारत में शामिल होना चाहती थी, इसलिए निजाम और जनता के बीच टकरार का माहौल था। इसी बीच हैदराबाद की सिचुएशन को रजाकार्स ने और ज्यादा बिगाड़ रखा था। दरअसल रजाकार वो जुल्मी फौज थी जिसका मोटिव हैदराबाद को एक इस्लामिक राजशाही के तौर पर मुस्लिम निजाम की डायनेस्टी के अंडर बरकरार रखने का था। रजाकार्स जैसी खौफनाक फौज का फाउंडर कासिम रिजवी था। कासिम रिजवी और उसकी फौज हैदराबाद से गुजरने वाली हर ट्रेन को रोककर सभी पैसेंजर्स को लूटने लगे थे और महिलाओं के साथ बदसलूकी करने लगे थे। विरोध करने वाले लोगों को मार भी डालते थे। रजाकारों ने हैदराबाद से सटे हुए कई भारतीय एरियाज में भी आतंक मचा रखा था। एक तरफ देश में बंटवारे की वजह से रिलीजियस और पॉलिटिकल तनाव था, तो दूसरी तरफ हैदराबाद में टेंशन बढ़ती ही जा रही थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का मेन कंसर्न हैदराबाद को लेकर ही था। वो किसी भी कीमत पर हैदराबाद को पाकिस्तान या सेपरेट कंट्री नहीं बनने देना चाहते थे। उनका मानना था कि अगर हैदराबाद भारत में शामिल नहीं होता तो ये भारत की सिक्योरिटी के लिए हमेशा एक इंटरनल और एक्सटर्नल खतरा बना रहेगा। हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर के जैसा हो जाएगा जो भारत को तोड़ कर रख देगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का मानना बिल्कुल सही भी था, क्योंकि ज्योग्राफिकली हैदराबाद भारत के बीचों बीच में आता है, जिस वजह से हैदराबाद का भारत का हिस्सा ना बनना किसी भी सेंस से सही नहीं था। इसके अलावा अगर आजादी के समय का मैप देखें तो हैदराबाद स्टेट आज के हिसाब से काफी बड़ा था। हैदराबाद स्टेट इंडिया के साउथ सेंट्रल डेक्कन रीजन में आता था और उस समय आज का तेलंगाना, कर्नाटका का कल्याण कर्नाटका रीजन और महाराष्ट्र का मराठवाड़ा रीजन भी हैदराबाद में शामिल था। यानी कुल मिलाकर हैदराबाद एरिया वाइज दूसरा सबसे बड़ा, पोजीशन वाइज इंडिया का सेंटर और इकोनॉमी वाइज सबसे रिच स्टेट था। इसलिए इंडिया के लिए हैदराबाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद को भारत से जोड़ने के लिए जी जान से जुटे हुए थे। वक्त के साथ साथ हैदराबाद में निजाम उस्मान अली और रजाकारों के खिलाफ जनता का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा था। सरदार पटेल जल्द से जल्द आर्मी की हेल्प से हैदराबाद को भारत में शामिल करना चाहते थे, लेकिन
लेकिन जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल के मिलिट्री एक्शन से अग्री नहीं करते थे और वो नॉन वायलेंस तरीके से हैदराबाद को पाना चाहते थे। पर सरदार पटेल जानते थे कि सिर्फ बातों से हैदराबाद को भारत से नहीं जोड़ा जा सकता। हैदराबाद को पाने के लिए कुछ बड़ा करने की जरूरत थी, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू की वजह से सरदार पटेल कुछ वक्त के लिए शांत रहकर सही वक्त का इंतजार करते हैं। उस दौरान सरदार पटेल कोई ठोस एक्शन लेने की बजाय हैदराबाद के निजाम को मिलिट्री एक्शन का डर दिखाकर भारत से जोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन निजाम उस्मान अली और कासिम रिजवी दोनों ही इंडिपेंडेंट रहने के लिए अड़े हुए थे और मोहम्मद अली जिन्ना से सैन्य मदद और यूरोप से हथियार मंगवाने की कोशिशें कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कासिम रिजवी सरदार पटेल को दिल्ली आकर चैलेंज करता है कि भारत हैदराबाद को कभी हासिल नहीं कर सकेगा। साथ ही चेतावनी देता है कि अगर हैदराबाद में इंडियन आर्मी घुसी तो रजाकर्स के साथ उन्हें जंग का सामना करना पड़ेगा और हैदराबाद में कत्लेआम मच जाएगा। सरदार पटेल ने कासिम रिजवी को बस एक लाइन कही थी कि अगर आप ऐसा करते हो तो ये आपके लिए सुसाइड करने जैसा होगा, और आगे हुआ भी ऐसा ही। इंतजार की घड़ी समाप्त होती है और 21 जून 1948 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत को छोड़कर चले जाते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन के भारत छोड़ते ही सरदार पटेल अब हैदराबाद के लिए ठोस कदम उठाने की तैयारी में जुट जाते हैं। कुछ दिनों की तैयारी के बाद 13 सितंबर 1948 को जवाहरलाल नेहरू के अपोज करने के बावजूद सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑपरेशन पोलो लॉन्च करते हुए हैदराबाद में आर्मी को डिप्लॉय कर देते हैं। 13 सितंबर 1948 की सुबह 4 बजे मेजर जनरल JN चौधरी द्वारा लीड की जा रही 36,000 सैनिकों की भारतीय आर्मी हैदराबाद में घुसती है। सिर्फ 5 दिनों के अंदर पूरा हैदराबाद इंडियन आर्मी के कंट्रोल में आ जाता है। 5 दिनों तक चले इस ऑपरेशन में 1300 से ज्यादा रजाकर मारे जाते हैं। वहीं कासिम रिजवी को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। निजाम उस्मान अली आखिरी वक्त तक UN से इंटरवीन करने की गुहार लगाता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और अंत में भारत को आंख दिखाने वाले हैदराबाद के निजाम उस्मान अली अपनी हार मानते हुए 17 सितंबर 1948 के दिन खुद को सरेंडर कर देते हैं। इसी के साथ हैदराबाद हमेशा के लिए भारत का अभिन्न हिस्सा बन जाता है। कई जानकारों का मानना है कि अगर सरदार पटेल मिलिट्री एक्शन न लेकर नेहरू जी के नॉन वायलेंस की नीति से चलते तो हैदराबाद आज दूसरा कश्मीर बन जाता और कश्मीर की तरह भारत को हैदराबाद की सिचुएशन को टैकल करने के लिए हर समय भारी सैन्य बल तैनात करके रखना पड़ता। आज अगर हैदराबाद बिना कोई डिस्टर्बेंस के शांति से भारत के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका क्रेडिट सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के कॉन्ट्रीब्यूशंस की लिस्ट इतनी लंबी है कि वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन उनके योगदानों की फहरिस्त खत्म नहीं होगी। सरदार पटेल ने कभी अपनी वकालत से गुलाम भारत के नागरिकों को अंग्रेजों के जुल्मों से बचाया, तो कभी गांधी जी के साथ उन्होंने जन संग्रहों में हिस्सा लेकर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। सरदार पटेल का देश के प्रति समर्पण इस कदर था कि उन्होंने गांधी जी के बस एक बार कहने से प्रधानमंत्री पद और कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप के चुनाव से नॉमिनेशन वापस ले लिया था, जिसे वो एक तरफा जीत चुके थे। सरदार पटेल ने भारत की बैकबोन कहे जाने वाली इंडियन सिविल सर्विस जैसी ऑर्गेनाइजेशन की क्रिएशन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। भारत की स्वतंत्रता, एकीकरण और राष्ट्र निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को भारत कभी नहीं भुला पाएगा।